हाँ तो बच्चा पार्टी, वेलकम टू रिविहान, जहां मैं सूरज सिंह चंद्रोल आपका स्वागत करता हूं हमारी संभव रिवीजन सीरीज में। जहां हम संभव क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम संभव करना चाहते हैं कि हर बच्चे का, एमपी के हर बच्चे का जो टॉपर बनने का सपना है वो हम संभव कर सके, वो हम साकार कर सके। वो कैसे हो सकता है भाई? वो ऐसे होगा जब 8 मार्च को शनिवार के दिन सुबह आप पेपर देने बैठो बायोलॉजी का, तो आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट रहो कि आप 70 आउट ऑफ 70 ला सको। और उसको संभव करने के लिए हम क्या लेके आए हैं, ये संभव सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर पे जाके उसकी वन शॉट जैसी वीडियो, जिसमें एक्चुअली में वन शॉट जैसा पढ़ा नहीं रहे, थोड़ा फर्क है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। वन शॉट जैसी वीडियो, और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कौन से डायग्राम्स हो सकते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी हम आपको बताएंगे। हम आपको जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर खत्म नहीं करा रहे हैं, कई सारी वीडियोस में पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन हो सके। और इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर आप 40 मार्क्स ला रहे थे, या 50 मार्क्स ला रहे थे, या 60 मार्क्स ला रहे थे, तो अगर आप 40 ला रहे थे तो पढ़ने की वजह से आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट देखने को मिले। अगर आपने पढ़ाई की थी भाई, 40-50 मार्क्स ला रहे थे, तो आपके 70 मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कैसे? क्योंकि हम हर चैप्टर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बेसिकली एवरेज, कैसे वहां से सवाल आते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करते हुए चलेंगे। हमने पिछले साल के कई सारे पेपर्स को एनालाइज किया है, और हमने ये एनालाइज किया कि जो पहली यूनिट है हमारी, जो पहली यूनिट है जिसका नाम है हमारा रिप्रोडक्शन, कौन सी? रिप्रोडक्शन यूनिट। इस रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल 3 चैप्टर है हमारे। पहला कौन सा? हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, दूसरा क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और तीसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कंप्लीटली 16 मार्क्स की आई है, ये हमें देखने को मिला। कितने मार्क्स की? 16 मार्क्स की। अब मार्क्स में हल्का फुल्का चेंज है, कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को 6 मार्क्स दे दिए, कभी 7 मार्क्स दे दिए, ऐसे ही इनमें भी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। मतलब कि अगर इन तीनों को जोड़े तो हमेशा नंबर कितना आया है? 16 आया है। पर हम तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, तो चैप्टर वाइज जब हमने वेटेज देखा लास्ट ईयर के चैप्टर्स में, डिसाइड किया, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 6 मार्क्स से लेके 7 मार्क्स तक एक एवरेज हमने निकाला कि हाँ, इतने मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से उठे हैं। और जब उठे हैं तो जनरली जो लास्ट ईयर हमने नोटिस किया पैटर्न, वो हमेशा पैटर्न ये नोटिस किया कि 2 मार्क के क्या आए हैं? ऑब्जेक्टिव आए हैं, और एक लॉन्ग आंसर आया है 4 मार्क्स का अकेला। मतलब 6 मार्क्स का तो मिनिमम आया ही आया है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो अब हमें जब भी प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है? या तो भाई 1 मार्क का आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज ये भी तो हो सकता है कि ये 2 मार्क के लिए पूछ लेता, ये यहां से नहीं यहां से पूछ लेता। क्या पता भाई, टीचर्स का दिमाग खराब हो जाए, कुछ चीजें बदल दे वो। पर वो ऐसी हो, उसके पहले हम उसके लिए तैयारी करके रखेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो ये एक तो मेन हमारा ये वाला जो वर्जन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्जन है कि हमारे ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 मार्क के, और एक लॉन्ग आंसर आएगा। पर दो वर्जन और, दो तरीके और हैं जहां से पूछे जा सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए और 2 वेरी शॉर्ट पूछ लिए, मतलब 4 मार्क्स यहाँ से, 2 मार्क यहाँ से निकाल दिया। ये एक तरीका और है, शॉर्ट आंसर में 3 मार्क्स का ये पूछ लिया जाए, 2 मार्क का ये पूछ लिया जाए, और 1 मार्क का ये पूछ लिया जाए। तो हम हर एक चीज की प्रिपरेशन करेंगे। अब इस ये जो हमारा वीडियो है, इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसी एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स भी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं आते हैं, कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा, इसके दूसरे वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। डायग्राम्स देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, पर यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब जनरली अगर आप नोटिस करोगे तो लॉन्ग आंसर तो बने हैं, पर उतने नहीं बने, ज्यादातर शॉर्ट आंसर्स बने, राइट? पर अगर हर एक चीज पढ़ाने लग जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़े, क्योंकि वहीं से तो उठ के ये सवाल बन रहे हैं, है कि नहीं? तो उन टॉपिक्स को देखेंगे, और कुछ छोटी छोटी बातें हम और भी करेंगे। पहले उन छोटी बातों को करते हैं, फिर कुछ छोटे मोटे सवाल करते हैं, इसके बाद अपन उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ हम इस संभव सीरीज का आरंभ करते हैं, और अपने पहले चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, की शुरुआत करते हैं। अब इस प्लांट चैप्टर की जब हम शुरुआत करते हैं, पहली चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लावर।
क्योंकि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज इट्स सेक्सुअल ऑर्गन, क्या है, सेक्सुअल ऑर्गन है, इसी से रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। जैसे कि ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। और ये बनता कैसे है, ये बनता है स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस। कैसे पॉसिबल होता है, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस से। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, इसमें पार्ट क्या क्या है, इसमें टोटल 4 वर्ल्स है, क्या है, 4 वर्ल्स। वर्ल्स मतलब क्या होता है बेटा, गुच्छे, ठीक है। अब अगर आपने मेरे साथ लेक्चर किया होगा तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि मेरे दोस्त की शादी में मैं गया था, तो वहां पे मुझे सबसे पहले कौन मिला था, एक सिक्योरिटी गार्ड मिला था, जो उस पूरे मंडप की क्या कर रहा था, सिक्योरिटी कर रहा था। वैसे ही यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको हम सेपल्स बोलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है इनका, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। मेन काम क्या है इनका, प्रोटेक्शन का काम है। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ा था तो मुझे कौन मिले थे, दूल्हे के दोस्त मिले थे। और दूल्हे के दोस्तों का एक ही सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, इत्र उत्र लगा के महकते हुए मिलते हैं। वही मुझे मिले थे, इनको हमने यहाँ पे क्या बोला था, कोरोला बोला था। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं, पेटल्स। और इनकी स्पेसिफिक फीचर्स क्या है, फीचर्स की अपन ने बात कर ली है कि रंग बिरंग होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे, मतलब कई सारे डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनमें क्या देखने को मिलता है, फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है, जिससे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। पॉलिनेटर्स पे अपन चलेंगे, इसके बाद पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं ना। इसके बाद मुझे मुलाकात हुई दूल्हे के घर वालों से। किससे, दूल्हे के घर वालों से। अगर दूल्हे के घर वालों की बात करूं तो ये है दूल्हे का घर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। पर इसमें दूल्हा अभी नहीं है, अभी इसमें दूल्हा नहीं है। अब स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये नीचे की जो डंडी है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। ये दोनों मिलके ही स्टेमन को बनाते हैं। और इन अदर वर्ड स्टेमन को हम और क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, एक पढ़ा लिखा नाम है, एक नॉर्मल नाम है। जैसे कि सेपल्स थोड़ा कम पढ़ा लिखा नाम है, पर कैलिक्स क्या है, एक पढ़ा लिखा नाम है। वैसे पेटल्स थोड़ा कम पढ़ा लिखा नाम है, कोरोला एक ज्यादा पढ़ा लिखा नाम है, स्टेमन्स एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है, पर एंड्रोशियम एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नाम होता है। अब चलते हैं फीमेल वाले पार्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना। अब फीमेल पार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा स्टिग्मा, जहां पे लैंडिंग होती है पोलन ग्रेन की। फिर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। और एट लास्ट नीचे ओवरी देखने को मिलेगी। और ये तीनों पार्ट मिलके दुल्हन का घर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। आप इसको कार्पल भी बोल सकते हो, पिस्टिल भी बोल सकते हो, कार्पल भी बोल सकते हो, पर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाम कौन सा है, गाइनोशियम है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नाम क्या है, गाइनोशियम है। तो ये है वो 4 वर्ल्स। अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने 4 वर्ल्स पढ़े हैं, 4 गुच्छों में बात करी है। वो 4 गुच्छे कौन से हैं, पहला गुच्छा सबसे आउटर में देखने को मिला कैलिक्स एंड सेपल्स, जो कि हमारा कौन था, सिक्योरिटी गार्ड था, जो इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी कर रहा था। वही काम भी है सेपल एंड पेटल्स का, प्रोटेक्शन। जब फ्लावर बड़ी स्टेज पे है तो उसकी प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड कौन सा देखा हमने, कोरोला, या फिर जिसको हम पेटल्स बोलते हैं। इनका काम क्या है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम है। क्या है, अट्रैक्ट करने का काम। तीसरा देखो, तीसरा क्या था, दूल्हा हमारा। भाई शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो दूल्हा ही है ना। दूल्हा स्टेमन एंड्रोशियम, जिसके 2 पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट वो स्ट्रक्चर है जिससे वो फ्लावर से अटैच रहता है, और एंथर वो स्ट्रक्चर है जहां पे हमारा दूल्हा होगा। कौन, जहां पे हमारा दूल्हा होगा। बेसिकली हम पॉलन ग्रेन की बात करने वाले हैं, ठीक है। पर पॉलन ग्रेन दूल्हा नहीं होता, इस बात को याद रखना है। इस बात को भी मैं क्लियर आउट करूंगा, वहां तक चलते हैं। पहले चौथा वर्ल देख लेते हैं। चौथा वर्ल क्या है, हमारा पिस्टिल, या फिर कह सकते हैं गाइनोशियम, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। और फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा वो सेक्सुअल ऑर्गन है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। तो अब बेसिकली क्या होने वाला है, हमारा जो मेल गैमीट, जो हमारा दूल्हा है, वो मैच्योर कहां हो रहा है, यहाँ पे, एंथर पे, ठीक है। अब एंथर में जो मैच्योर हो रहा है उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं,
पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। अब यहां पे समझना बात को, ये जो पॉलन ग्रेन है इनको हम मेल गैमीट नहीं बोलते हैं, ये कहलाते हैं मेल गैमीटोफाइट। क्या कहलाते हैं? मेल गैमीटोफाइट। मेल गैमीटोफाइट बेसिकली क्या है? वो कैरियर है, वो लेके चलते हैं किसको? मेल गैमीट को। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एंथर में प्रोडक्शन होता है किसका? पॉलन ग्रेन्स का, पर पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट नहीं होते हैं, वो मेल गैमीटोफाइट होते हैं, वो लेके चलते हैं किसको? मेल गैमीट्स को। और एंथर में पॉलन ग्रेन की बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रो वर्ड आए तो समझ लेना ये बात कर रहा है मेल्स, किसकी? मेल पार्ट की बात कर रहा है। वहीं पे अगर मैं यहां बात करूं, ये देखो, ये जो ओवरी है इसके अंदर सिचुएटेड है एम्ब्रियो सैक। कौन सिचुएटेड है? एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर है फीमेल गैमीट, और उस फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके बनने की प्रोसेस को कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये दोनों जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 2 और ये प्रोसेस नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कैसे यहाँ पे एंथर के अंदर क्या बना, मेल गैमेटोफाइट जो कि पॉलन ग्रेन है, कैसे यहाँ एम्ब्रियो सैक बना ओवरी के अंदर, कौन? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, उसकी प्रोसेस का नाम क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। और ये दोनों प्रोसेस ही गैमेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता। बेसिकली गैमेट्स बन रहे हैं, अंदर डिविजन्स हो रहे होंगे, उन डिविजन्स पे अपन बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉलिनेटर्स की। किसकी? पॉलिनेटर्स की। अब ये पॉलिनेटर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना भाई। पॉलिनेटर्स का काम क्या है? बेसिकली पॉलिनेटर्स का काम तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ तो ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये बात समझ लेना। देखो फ्लावर कैसे हो सकते हैं? एक हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इनको इन अदर वर्ड बाइसेक्सुअल को और क्या बोल दिया जाता है? मोनोइशियस, और इसको बोल दिया जाता है डायोसियस। और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको ये बात याद होगी कि मैंने याद करने का तरीका बताया था, यूनी डी याद रख लो, बात याद रहेगी, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तब इनको किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। पर अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ये दोनों अलग अलग होते, तब हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती। और पॉलिनेटर्स दो टाइप के बेसिकली हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकता है बायोटिक और हो सकता है एबायोटिक। बायोटिक कैसे? लिविंग, और एबायोटिक नॉन लिविंग। अब जब लिविंग है वो इंसेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इंसेक्ट्स में भी हनी बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी पॉलिनेटर मानी जाती है। वहीं पे नॉन लिविंग में दो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है वाटर और एक है आपका विंड, दो टाइप। और इसके हिसाब से ही, इन्हीं के हिसाब से हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, हमारा जो स्टिग्मा होता है, वो अपने आप को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, मतलब अपने आप में चेंजेस लाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी हनी बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, बेसिकली मैं बोल रहा हूं किसी भी इंसेक्ट को, तो क्या चेंजेस रखने पड़ेंगे? किसी ना किसी चीज पे अट्रैक्ट हो गया ना इंसेक्ट, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे फीचर्स रखते हैं। वो फीचर्स क्या हो सकते हैं भाई? वो फीचर्स है बेटा जी, फ्रेग्रेंस एंड कलर, मतलब वाइब्रेंट कलर में रहेंगे और किसी न किसी की खुशबू रहेगी। खुशबू अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, ये इस बात का ध्यान रखना। अगर अच्छी खुशबू होगी तो तितली आएगी, भंवरे आएंगे, आपकी हनी भी आएगी। अगर खराब रहेगी तो बीटल्स आएंगे, ठीक है। और क्या? अब वैसे तो लिविंग में और भी लोग होते हैं, पर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा इंसेक्ट्स का इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर की। अगर वाटर की कंडीशन है कि भाई वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स क्या रहेंगे?
बहुत लाइट रहेंगे जिससे तैर सके, इनके ऊपर म्यूसिलेस जिनस शीट पाई जाएगी जिससे ये भीगे नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर विंड की बात करूं, अगर मैं विंड की बात करूं तो यहां पे भी कुछ एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। यहां पे एडेप्टेशन क्या हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि कई सारे तो हवा में उड़ जाएंगे ना, कभी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपनी पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। उससे बचने के लिए लार्ज नंबर क्रिएट किया जाता है, बहुत ही लार्ज नंबर में क्रिएट किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी लाइट वेट होंगे बहुत। अब लाइट वेट होने के साथ साथ यहाँ पे स्टिग्मा में भी एक चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पे फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलता है। क्या? फेदरी स्टिग्मा, जिसको हम टैसल भी बोलते हैं। अगर आपने भुट्टे खाए हैं तो भुट्टे में बाल देखने को मिलते हैं, वो बाल और कुछ नहीं, वो स्टिग्मा होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है, जिससे वो हवा से किसको कैच कर सके, पॉलन ग्रेन्स को कैच कर सके। तो ये अडेप्टेशन हमें देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिनेटर्स। और पॉलिनेटर्स है क्या, वो व्हीकल है, वो गाड़ी है जिसके थ्रू क्या आती है, आपके मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंच सकते हैं। मतलब पॉलन ग्रेन को मेल एरिया से फीमेल एरिया तक ले जाने की वो गाड़ी है। बेसिकली ये बोल सकते हो कि अगर पॉलन ग्रेन दूल्हे की गाड़ी है तो ये वो रास्ता है जिसपे हमारे दूल्हे की गाड़ी चलने वाली है। ठीक है बेटा जी, यहां तक कोई परेशानी है, होनी नहीं चाहिए, है ना। अब देखो, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन, ये खुद से पॉलिनेशन कर लेते हैं। और अगर यूनिसेक्सुअल है, अलग अलग है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। पर सेल्फ पॉलिनेशन में या कह सकते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोसेक्स वाली कंडीशन में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पे एक चीज और चेंज देखने को मिलता है, वो चेंज देख लो। और वो फर्क बेसिकली आपका क्या है, बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग पे है। देखो, एक कंडीशन होती है ऑटोगेमी, कंडीशन का नाम क्या है, ऑटोगेमी। दूसरे का नाम है जीनोगेमी, और तीसरे का नाम है जेटोनोगेमी। फर्क क्या है तीनों में सर जी? तीनों में मेन फर्क है पॉलिनेशन का। ऑटोगेमी में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, मतलब कि कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, करेक्ट। जीनोगेमी में एक बात ये होती है कि ये एक तरीके का है तो क्रॉस पॉलिनेशन, पर बहुत बड़ा चेंज है इसमें। फ्लावर दो होते हैं अलग अलग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है। और यहां से एक बात समझो कि ये एक प्लांट है हमारा, ये एक प्लांट है, ठीक है। इस पे ही फ्लावर लग रहे हैं बाइसेक्सुअल, मतलब कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑटोगेमी की। पर एक प्लांट ये है, ठीक है, इसके यहां पे मेल फ्लावर है और यहां पे फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन चला फीमेल फ्लावर तक आया, पर प्लांट नहीं बदला। क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक आया है, पर प्लांट चेंज नहीं हुआ है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जीनोगेमी। मतलब देखने में क्रॉस पॉलिनेशन है, पर जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है। पर जब दो अलग अलग प्लांट हो, एक प्लांट पे मेल फ्लावर हो, दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर हो, और जब इसमें पॉलिनेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जेंटोनोगेमी। क्या बोलते हैं, जेटोनोगेमी। अब यहाँ पे ये फिजिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है हमारा क्या, जेटोनोगेमी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है बेटा जी। अब देखो, ये जो चीज है ज्यादा जरूरी है कि हमें देखने को मिलता है पपाया में। किसमें, पपाया, पपीते में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप पपीते के प्लांट देखोगे तो हमेशा गुच्छे में रहेंगे 3-4, उनमें से एक दो प्लांट पे कभी भी फ्रूट्स नहीं आते, वो क्या है, मेल पेड़ है। पर अगर आपने उस मेल पेड़ को हटा दिया तो फीमेल पे भी फ्रूट कभी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन तो वही दे रहा था। बात समझ रहे हो, मतलब कि हमेशा 3-4 फलते हुए पपीते के पेड़ के साथ एक बिना फलता हुआ पेड़ होना जरूरी है, क्योंकि उस पे क्या लग रहे हैं, मेल फ्लावर लग रहे हैं। अब वही क्या दे रहा है, वही आपको दे रहा है मेल फ्लावर्स, यानी कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दो टाइप्स के फ्लावर की बात और कर लेते हैं, इसके बाद कुछ सवाल देखेंगे, ठीक है। एक है चेस्मोगेमस फ्लावर
और एक है क्लेस्टोगैमस। अब ये दोनों फ्लावर सिर्फ इस बेसिस पे अलग होते हैं बेटा जी, ये ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपका जो चेस्मोगैमस फ्लावर होता है ये ओपन होता है, मतलब बड स्टेज से फुली फ्लावरिंग स्टेज पे आएगा, पर जो क्लिस्टोगैमस है इट डजंट ओपन। मतलब की कंडीशन क्या हो रही है, अगर ये ओपन हो रहा है मतलब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, चांसेस बनेंगे ना, मतलब कोई ना कोई दूसरा पॉलिनेटर कभी ना कभी इसको आके पॉलिनेट कर सकता है। पर यहाँ पे तो केस ही नहीं बन सकता ना, जब तक फ्लावर बड स्टेज से बाहर ही नहीं आएगा तब तक क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है ही नहीं। मतलब यहाँ पे ओनली सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब ये बात जो है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आपसे ये डिफरेंस पूछ लिया जाए। उतना भारी डिफरेंस तो नहीं है, पर छोटा सा ही डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऐड कर रहे हैं। जो चंक्स पूरे चैप्टर से हमने पढ़े हैं ये हमें आगे के टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। चैप्टर के टॉपिक पढ़ना शुरू नहीं किया है, हमने सिर्फ छोटे छोटे चंक्स पढ़े, ठीक है। अब पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, वही अपने ऑब्जेक्टिव वाले 1 नंबर वाले उनको कर लेते हैं, इसके बाद टॉपिक को समझना शुरू करें, ठीक है बेटा जी। चलिए आइए देखते हैं उन सवालों को। सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। चलो पहला सवाल देखो, हाउ मेनी pollen grains are formed from one pollen mother cell in microsporogenesis। ये वही माइक्रोस्पोरोजेंसिस है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, पर वहां जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें डिवीजन शुरू होता है, क्या होता है? डिवीजन शुरू होता है। बेसिकली इसमें होता है मियोसिस, और अगर मियोसिस हुआ है तो क्या होगा, एक सेल से 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। और बाद में यही डेवलप होके 4 माइक्रोस्पोर्स से 4 पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। और हमारे सवाल ने पूछा क्या था कि अगर एक पॉलन मदर सेल है तो उससे कितने पॉलन ग्रेन्स बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं भाई? 4 बन सकते हैं। सेम कंडीशन गोज फॉर मेगास्पोरोजेंसिस, पर वहां पे एक फर्क है, वहां पे 4 बनती हैं पर एक ही जनरेट हो पाती है, एक ही डेवलप हो पाती है। क्यों? क्योंकि बाकी तीनों का न्यूट्रिशन एक को दिया जाता है जिससे एक डेवलप हो सके और एक सेल बना सके। हमेशा याद रखना पॉलन ग्रेन्स का नंबर ज्यादा बनाया जाता है कंपेयर टू फीमेल गैमेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन एम्ब्रियो सैक। ये भी एक बात है, एम्ब्रियो सैक की अपन ने बात कही थी, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, वैसे अपन डिटेल में देखेंगे, बेफिक्र हो। मेगास्पोरोजेंसिस में यही बनेगा, ऊपर 3 सेल देखने को मिलती है इसमें, बीच में एक सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियाई, यहाँ बीच में एग सेल और उसके आजू बाजू में 2 सिनाइट्रेट्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैं काउंट करूं तो सेल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। पर अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूं कि न्यूक्लियस कितने हैं, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, ये 4 न्यूक्लियस, ये 5 न्यूक्लियस, ये 6, ये 7 और ये 8, तो टोटल न्यूक्लियस कितने हैं? 8, पर सेल कितनी है? 7। मतलब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। तो यहाँ पे हमसे न्यूक्लियस पूछा था, मतलब करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 8, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे कदम रखते हैं। देखो हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई। सो पॉलीमेरिया वाज इन्वेंटेड बाय, बेसिकली उन्होंने इन्वेंट नहीं, डिस्कवर किया था। जिस साइंटिस्ट ने किया था वो साइंटिस्ट कौन थे? हमारे ल्यूवेनहॉक सर। इन्होंने फाइंड आउट किया था कि पॉलीएम्ब्रियोनिक जैसी कंडीशन भी होती है, मतलब एक एम्ब्रियोनी, मतलब एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोसाइट पाए जा सकते हैं। ये किसने डिस्कवर किया था? हमारे ल्यूवेनहॉक सर ने डिस्कवर किया था। चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कुछ। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, देखो पहला देखो द एंडोस्पर्म फाउंड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अरे बाप रे, ये चीज तो अभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि अगर पॉलिनेटर्स ने पॉलिनेशन करवाया है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। एक बार मेल गैमेट मिलता है हमारे एग सेल से, और दूसरी बार दूसरा मेल गैमेट मिलता है हमारे किससे? सेंट्रल सेल से। तो 2 बार होता है, और जो दूसरा वाला होता है उसमें एंडोस्पर्म बनता है, और उसमें 3n कंडीशन वाली ट्रिपल कंडीशन देखने को मिलती है, 3n, ठीक है। आगे देखो, फ्रूट्स विदाउट सीड्स आर कॉल्ड, सीडलेस फ्रूट भी कहा जाता है उनको सीडलेस फ्रूट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इनको पार्थिनोकार्पिक
फ्रूट भी कहा जाता है। अब यहाँ से समझते चलो, यहाँ जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ये सभी को मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा भाई। पोलन ग्रेन्स, अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके ऊपर दो कोटिंग प्रेजेंट होती है, एक को बोलते हैं हम इंटाइन, एक को बोलते हैं एक्साइन। अब यहाँ पे देखते चलना बेटा, जितनी भी बातें यहाँ पे हो रही हैं इनको भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वहीं पे माइटोसिस रिजल्ट इन इक्वल या कह सकते हो सिमिलर, ये बात तो पढ़ाने की है नहीं, 11th की बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स भी देख लो भाई। ट्रू फॉल्स देखो, टू मेल गैमीट पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन। अभी मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन में दो पार्टिसिपेट करते हैं, एक सिनगैमी करता है, एक ट्रिपल फ्यूजन करता है, मतलब ये बात क्या हो गई हमारी, ट्रू है। सेकंड देखो, इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। अभी अपन ने देखा था जब अपन क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल को तोड़ रहे थे तो हमने 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे, मतलब एक सेल से 4 बने थे, मतलब कि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती है, ये बात भी ट्रू है। थर्ड देखो, इन पार्थिनोकार्पी सीड्स आर फाउंड इन द फ्रूट। अभी जस्ट पीछे ही देखा अपन ने कि सीडलेस प्लांट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, उसमें सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी बोल सकते हैं, मतलब कि ये बात गलत हो गई। पार्थिनोकार्पिक कंडीशन में कभी भी आपको सीड्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, क्या रीजन है, उस पर भी अपन बात करेंगे जब पार्थिनोकार्पिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हाल फिलहाल, और वन वर्ड भी देख लो भाई पहले कुछ। देखो वन वर्ड देखो, इन विच टाइप ऑफ डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ। कब किस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, ये बात बहुत सिंपल सी भाई, मियोसिस 11th की बात है, उत्तर डिस्कस करने वाली बात तो है नहीं। चलो देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंसिस, जो मैंने आपसे बोला है कि मैं डिस्कस करूंगा अभी डिटेल। इसके बाद देखो, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एम्ब्रियो इन वन सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन, इस पे भी बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब धीरे से अपन कदम रखते हैं और अब जानते हैं कि वो 3 मार्क वो 4 मार्क वाले क्वेश्चन कौन है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस कौन सा है, माइक्रोस्पोरेंसिस, मैंने आपसे कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। दूसरी क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरेंसिस, मैंने आपको बताया था पढ़ाऊंगा। माइक्रोस्पोरेंसिस से बनते क्या है, माइक्रोस्पोर, वही क्या है, पॉलन ग्रेन्स। कहां से बनते हैं भाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कैसे, कौन सा डिवीजन, क्या सब डिस्कस करूंगा, बेफिक्र रहो। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंसिस। वहीं मेगास्पोरेंसिस क्या है, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक का बनना, जिसके अंदर आपका क्या है, एग सेल प्रेजेंट है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंसिस बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, मैंने अभी बात आपसे बोली थी कि मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे 2 मेल गैमीट आ जाते हैं। कैसे आगे, कहां से आगे, वो बात पूरी अपन करेंगे, बेफिक्र रहो। एंड देन एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी एंड एट लास्ट पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो ये पॉइंट्स हैं जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स से पूछ लिए जाते हैं और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई सारे छोटे छोटे चंक्स भी उठाए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हो सकता है पॉलीएम्ब्रियोनिक को कोई एक पार्ट पूछ ले, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में हो सकता है सेकंड वाला पार्ट पूछ ले, कभी कभी वाला फर्स्ट वाला पार्ट पूछ ले, या हो सकता है उसमें से एक बात उठा ले कि भाई साहब इसकी कंडीशन बता दो, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। ऐसे सवाल बन सकते हैं, इनके चंक्स निकाल के अलग अलग 1 मार्क के 2 मार्क के बनाए जा सकते हैं। तो ये जो 5 हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। इसके पहले अपन जो डिस्कशन किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी 1 से 2 मार्क्स में आपको कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो अभी हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले माइक्रोस्पोरेजेंसिस वाली प्रोसेस के लिए थोड़ा सा असला बारूद इकट्ठा कर लिया जाए। अब वो असला बारूद क्या है, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बोला कि माइक्रोस्पोरेजेंसिस होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोकेशन होती होगी, है ना। वो लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को समझो कि ये हमारा स्टेमन कुछ इस तरीके का था, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एंथर और ये है आपका फिलामेंट। यहां तक तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कोई परेशानी नहीं है, क्या दिक्कत, ठीक है। चलो अब ये जो एंथर है ये बाई लोब्ड होगा, ये देखो दिख रहा है, इसकी कंडीशन क्या है, बाई लोब्ड है। चलिए ठीक है, अब आप जब इसको काटेंगे, इसको जब आप काटेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई शेप का, कुछ इस तरीके का बटरफ्लाई शेप का देखने को मिलता है, जिसमें यहां बीच में पैरेन्काइमस सेल्स बची हैं जो बाद में टूट जाती हैं, पर यहां पे आपको देखने को मिलेगी थीका,
ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, इसीलिए हम इसको बाइलोब और डाइथीकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइलोब और डाइथीकस। हर एक लोब में दो थीका है, इस बात को याद रखना। डाइथीकस तो बोल रहे हैं पर हर एक लोब में दो थीका है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं कि भैया दो थीका है, पर हर एक लोब में है, मतलब टोटल थीका कितने हुए? 4 हुए। ठीक है, अब यही बोल है वो जगह जहां होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और किसमें होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। किसमें होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। अब इसका स्ट्रक्चर भी समझते चलो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी टोटल 4 लेयर्स। कितनी लेयर्स? टोटल 4 लेयर्स। सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम एंडोथीसियम, और उसके अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं टेपेटम। अब इन 4 लेयर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो आपकी टेपेटम है, क्योंकि ये काम करती है नरिशमेंट का। किसका काम करती है? नरिशमेंट का। बेसिकली हम दूल्हे का घर तोड़ के देख रहे हैं भाई। यहाँ पे उसकी एक माँ है जो कौन है? टेपेटम है। उसकी 3 मौसियां हैं जो काम करती हैं बाद में इस स्पोरोजेनस टिश्यू को तोड़ने में, जो कि पैरेन्काइमा की बनी होती है, जिससे आसानी से ये फट जाता है और इसके फटने से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बनते क्या है? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखने को कैसे मिलता है। इसमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है। सबसे आउटर लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन, उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम इंटाइन। बात क्लियर रही? एक्साइन जो है वो हार्ड लेयर है और बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। किसकी? स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम अभी तक डिस्कवर ही नहीं हो पाया है। किसी भी एंजाइम से ये डिग्रेड नहीं होता है। पर यहाँ पे जो इंटाइन है ये बनी है सेलुलोज की, और साथ में पेक्टिन भी है थोड़ा सा। इस बात को याद रखना कि 2 लेयर हैं। एक्साइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की बनी है। इंटाइन किसकी बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा गैप रहता है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, और इस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं भाई? जर्म पोर, जहां से बेसिकली आपका मेल गैमेट बाहर निकलेगा। अब मेल गैमेट वाली बात जब मैं बोल रहा हूं तो बेसिकली एक बात समझो कि ये 2 सेल में डिवाइड है। इसके अंदर 2 सेल आपको देखने को मिलेगी। एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली है आपकी जनरेटिव। ठीक है, अभी जो वेजिटेटिव सेल है ये कभी मेल गैमीट को नहीं बनाती। याद करो मैंने बोला था कि जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमीट नहीं, वो मेल गैमीटोफाइट है। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर मेल गैमीट बैठ के आता है। ये जो जनरेटिव सेल है ये बनाती है मेल गैमीट। तो ये जो ये है मेल गैमीट, और ये बाद में 2 पार्ट में टूट भी जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, जिससे बन जाते हैं 2 मेल गैमीट। कितने? 2 मेल गैमीट। और वहीं पे जो वेजिटेटिव सेल है इसके पास बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है। ये जनरेटिव सेल को खाना खिलाने का काम करती है। क्या करती है? खाना खिलाने का काम करती है। मतलब कि ये नरिशमेंट सेल है और ये बाद में डेवलप होने वाली है मेल गैमीट में। मतलब कि अभी पोलन ग्रेन के अंदर कितने गैमीट हैं? 2 हैं। इसीलिए हमें डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमीट मिले थे? 2 गैमीट मिले थे। ठीक है बेटा जी, आई होप ये बात अभी आपको याद होगी। और अब चलते हैं अपन अपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में डिटेल में, और अपनी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में प्राइमरी स्टेज अगर देखोगे तो इसमें द एंथर ऑफ द स्टेमन कंटेन्स पोलन मदर सेल। अब एंथर में याद करो माइक्रोस्पोरेंजियम बताया था, वो थीका। थीका के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन मदर सेल प्रेजेंट। कौन प्रेजेंट थी? पोलन मदर सेल। और क्योंकि ये इसकी बॉडी की सेल्स है, किसकी सेल्स है? बॉडी सी सेल्स हैं, तो ये किस कंडीशन की है? 2n कंडीशन की। अभी इसमें डिवीजन नहीं हुआ है। अब डिवीजन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? एक हो सकता था मियोसिस, एक हो सकता था माइटोसिस। अब मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल्स बनती और 2n कंडीशन n में कन्वर्ट हो जाती है। बात क्लियर है? माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, लेकिन अगर वो 2n है तो 2n ही रहेगी, अगर वो n है तो वो n ही रहेगा। कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ कहां होते हैं? मियोसिस में होते हैं। और क्योंकि मुझे क्या बनाना है?
मेल गैमीट बनाना है, इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैं इस 2n को हाफ करूंगा। और अगर हाफ करना है तो डिवीजन कौन सा लेंगे हम, मियोसिस लेंगे कि माइटोसिस लेंगे, मियोसिस लेंगे। इसीलिए यहाँ पे डिवीजन आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मियोसिस डिवीजन देखने को मिलेगा। तभी बोल रहे हैं द पॉलन मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस फॉर हैप्लॉइड एंड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सेल। मतलब कि एक मदर सेल, कौन सी, पॉलन मदर सेल, या जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल रहे हैं, वो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और उससे कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी और उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, हाफ हो जाएगा, 2n से कंडीशन n पे आ जाएगी। बात समझ लो, क्योंकि बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, मेल गैमीट बना रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको एक कदम और आगे ले जाते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, सर जी माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या है। अब देखो जो आपकी पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस शुरू हुआ, क्या हुआ, मियोसिस शुरू हुआ। हम जानते हैं मियोसिस 2 पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड 2। जब मियोसिस 1 होगा तो ये 2n वाली कंडीशन, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, कुछ ऐसी जुड़ी हुई, पर ये दोनों n हो चुकी होंगी, क्या n यहीं पे हो गया इनका। अब इसमें होगा सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ किसका, मियोसिस सेकेंड, जो कि माइटोसिस के बराबर ही होता है, मतलब इसमें सिर्फ डुप्लीकेशन है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, मियोसिस 1 में होते हैं, ना कि मियोसिस 2 में। मियोसिस, पूरी मियोसिस की प्रोसेस 2 पार्ट में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, मियोसिस 2 माइटोसिस के बराबर होती है, वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते। मतलब ये दो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपस में चिपके रहेंगे और इसको ही हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये अभी पॉलन ग्रेन बनने की तरफ पहुंच चुका है पर बना नहीं, बेसिकली अभी इसको नरिशमेंट चाहिए। और नरिशमेंट कौन करेगी, याद करो स्कीमा, टेपेटम। कौन, टेपेटम। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन देखो, ईच माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। इन चारों में से ये बाद में डिसिकेट होकर 4 पॉलन ग्रेन्स बनाने वाले हैं। पॉलन ग्रेन्स हैज 2 कवरिंग इन टाइन एक्साइन, जिस पे अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और कुछ और बात की जाए कि कैसे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे। अब कैसे पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, याद करो पॉलन ग्रेन की मां कौन थी, टेपेटम, जिसने नरिशमेंट किया था। पर उसकी 3 मौसियां भी तो थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये तीनों मौसियां हैं जो इस दूल्हे को आवारा करने के काम आती हैं, बेसिकली डेहिसेंस में काम देती हैं। उस पूरे अंतर को तोड़ देंगी जिससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो सकता है। कई सारे देखो, देखिए कंडीशन समझो, ये हमारा पॉलन ग्रेन था जिसमें 2 सेल प्रेजेंट थी, एक कौन सी, वेजिटेटिव, एक जनरेटिव। ये ऊपर वाली क्या थी, वेजिटेटिव थी, ये नीचे वाली जनरेटिव थी। बात क्लियर है। मैंने ही आपसे ये बोला था कि ये यहाँ पे 2 न्यूक्लियस क्रिएट कर लेगा, 2 मेल गैमीट हो जाएंगे। अभी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कंडीशन 2 सेल 3 न्यूक्लिएट है, ठीक है। पर इससे पहले कंडीशन क्या थी, 2 सेल 2 न्यूक्लिएट। अब जो 60% आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, इसमें ये 2 सेल 3 कंडीशन में जाता है, पर बाकी बचे हुए 40 में 2 सेल 2 न्यूक्लिएट में ही जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा जी, इस बात को ध्यान रखेंगे कि 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल 3 न्यूक्लिएट निकलेगा, वहीं पे 40% में 2 सेल 2 न्यूक्लिएट कंडीशन में ही रिलीज हो जाएगा पॉलन। तो ये थी पूरी प्रोसेस हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अगर इसको डायग्राम की हेल्प से देखना चाहें तो देखो, सिंपल सी बात, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कहां पे सिचुएटेड थी, हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम में, जिसमें मियोसिस होना शुरू किया, जिसकी वजह से 2 सेल बनी। ये मियोसिस 1 हुआ है, क्या है, मियोसिस 1 हुआ है। ये 2n कंडीशन थी जो n और n में टूट चुकी है। अब मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, इक्वल डिवीजन होता है, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा, ये भी n रहेगा। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल का टेट्राड। क्या होता है, टेट्राड। और डेवलपमेंट होगा, फिर ये 4 आपके पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। और बाद में इसमें क्या है, माइटोसिस हुआ है एक बार, जिससे क्या बने हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बने हैं। याद रहेगी बात, ये थी पूरी प्रोसेस हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। ठीक है बेटा जी, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। इसका अपन चलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की तरफ। इसकी तरफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस नथिंग बट इसमें मेगास्पोरेंजियम से आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा। देखो इनिशियल स्टेज पे देखो, द मेगास्पोर इन द ओवरी इज द मदर सेल। ओवरी के अंदर जो मेगास्पोर है वही क्या कहलाती है, मदर सेल। और वो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है,
मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इट इज लार्ज एंड हैज अ क्लियर न्यूक्लियस, इट हैज 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम। वही बात बिल्कुल डिट्टो सेम रिपीट हो रही है। इस 2n में अब क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने से इसके बनेंगे 4 सेल्स। कितने? 4 सेल्स। पर यहाँ पे एक बात ये जानने की जरूरत है कि 4 सेल्स बनेंगे जरूर, पर डिवीजन प्रोसेस के टाइम पे जो 4 सेल्स बन रहे हैं, देखो द मदर सेल्स अंडरगोस मियोसिस, दिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड एन सेल्स, दीज आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। बेसिकली सिंपल सी बात समझो, ये है हमारी, मान लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। इसमें होगा मियोसिस 1, मान देखो अब ये बन गई 2 सेल्स, ठीक है। मतलब कि यहां 2n कंडीशन थी, पर यहां पे अब n और n कंडीशन आ चुकी, पर यहां पे अब इसका होगा मियोसिस सेकेंड। क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा, इससे बनेंगी 4 सेल्स, n कंडीशन की 4 सेल्स, ये कहलाते हैं आपके मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर्स बने हैं? 4 मेगास्पोर्स बने हैं। पर इन चारों में से सिर्फ एक ही वो लकी होगा जो डेवलप कर पाएगा। इस बात को याद रखना दैट 4 मेगास्पोर्स बनते तो जरूर हैं, बट इसमें से 1 डेवलप होता है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। बेसिकली डीजेनरेट होने का मतलब क्या है? इनका पूरा न्यूट्रिशन इसको ट्रांसफर हो जाता है। मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये वो वाली मेगास्पोर है जिसको अब डेवलप होना है। मतलब इन तीनों का पूरा न्यूट्रिशन किसको ट्रांसफर होगा? इसको होगा। मतलब कि पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म कौन ले लेगा? ये ले लेगा। बात समझ लो। फिर ये डेवलप होना शुरू होगा आपके एम्ब्रियो सैक में। चलो देखो, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, ओनली 1 मेगास्पोर आउट ऑफ 4 इज एक्टिव, द रिमेनिंग 3 आर destroyed भी degenerated, the active megaspore is larger, वो और बड़ा हो जाता है क्योंकि उसका पूरा न्यूट्रिशन किसको मिला है? उस एक्टिव वाले एक मेगास्पोर को दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बड़ा होगा और उसके अंदर कुछ और डिवीजन शुरू होंगे। उन डिवीजन पे बात करते हैं हम कि कैसे हो रहे हैं। ये बनेगा आपका फाइनल। ये तो फाइनल बना है, पर हुआ कैसे? अब देखो, ये बात तो याद है ना कि ये मेगास्पोर थी, इससे 2 बने थे, फिर इससे 4 बने थे, इनमें से एक ही डेवलप हुई, ये डेवलप हुआ। क्लियर? पूरा न्यूट्रिशन दे दिया गया। अब इसमें शुरू होता है डेवलपमेंट में, सबसे पहले इसके न्यूक्लियस डिवीजन देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारी वो डेवलप्ड मेगास्पोर है। क्या? डेवलप्ड मेगास्पोर है, जिसमें ये अभी करंट का न्यूक्लियस है, बड़ा सा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले क्या शुरू होगा? न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलेगा, जिसमें से ये पहले 1 से 2 होंगे, फिर 2 से 4 होंगे और फिर 4 से टोटल 8 होंगे। अगर मैं ये कहूं कितने न्यूक्लियर डिवीजन हुए हैं, तो 1, 2 और 3 न्यूक्लियर डिवीजन देखने के बाद यहाँ पे आपको छोटे छोटे 8 चंक्स देखने को मिलेंगे। कितने? 8। मतलब ये टूट के कितने न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है? 8 न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, तो क्या अब धीरे से उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा? बिल्कुल होगा। देखो, थोड़ा बहुत ये ले जाएगा, थोड़ा बहुत ये ले जाएगा, थोड़ा बहुत ये ले जाएगा, और ये तीनों मिलके ऊपर बनाएंगे एंटीपोडल सेल्स। देखो, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, तो इन्होंने चलेजल एंड पे क्या बना लिए हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स बना लिए, ठीक है। फिर देखो, इनमें से एक नीचे कोई बनेगा हमारा एग सेल। क्या बना? एग सेल। बाकी 2 बने सिनर्जिड्स। अब नीचे की माइक्रोपाइलर एंड की भी 3 सेल बनने के बाद, मतलब एक एग सेल, 2 सिनर्जिड्स बनने के बाद, इतना कम
इतना कम साइटोप्लाज्म बनता है कि बीच के 2 न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म शेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स बने, नीचे 2 सिनर्जिड्स बना, एक एक सेल बना, पर नीचे जो सेल बनी उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, और जो न्यूक्लियाई थे दोनों उनको क्या कहा गया, पोलर न्यूक्लियाई कहा गया। अब इसी की वजह से यहाँ पे जो कंडीशन हुई वो हो गई 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। कौन सी? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। अब यहाँ पे एक बात जरूर याद रखना कि जो एंटीपोडल सेल्स है वो चेलेस्टल एंड पे रहती हैं, और जो एक्स सेल और सिनर्जिड्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पे रहती हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और ये थी पूरी प्रोसेस हमारी किसकी? मेगा स्पोरोजेनेसिस की, जिसका एंड प्रोडक्ट है ये एम्ब्रियोसैक। क्या? एम्ब्रियोसैक। ठीक है बेटा जी, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कदम रखते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ना, तो हम बेटा बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन 2 है, नाम पढ़ो डबल फर्टिलाइजेशन। वैसे तो फर्टिलाइजेशन एक ही बार होता है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं, जिसको हम कंप्लीटली डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बात को समझो, देखो, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट कंबाइंस विद द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट एंड डिप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द मेल गैमेट। इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? इसको ऐसे समझो बेटा जी, चलो डायग्राम समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो ये है हमारी ओवरी, जिसके अंदर एग सेल, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, पोलन न्यूक्लियस। अब यहां से आपकी आती है पोलन ट्यूब, और आपको ये बात जरूर याद होगी कि मैंने कहा था कि 2 मेल गैमेट होते हैं, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट। अब इन मेल गैमेट्स को रास्ता दिखाने का काम कौन करता था? फिलीफॉर्म एपरेटस यहां प्रेजेंट होता था। जिनको मैं क्या बोलता था? फूफा जी हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो ये बताते हैं कि हाँ ये माइक्रोपाइलर एंड है, जहां से आप स्पर्म सेल को रिलीज कर सकते हो, जहां पे एग सेल से हो सकती है फर्टिलाइजेशन। मतलब कि पहला फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो हो रहा है फर्स्ट मेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है एग सेल। कौन? एग सेल, और बनता है जाइगोट। कौन बनता है? जाइगोट, जो बाद में डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। वहीं पे सेकंड मेल गैमेट की बात करूं, ये देखो ये सेकंड वाला डायग्राम, सेकंड मेल गैमेट जो है ये जो है जाके फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से। सेंट्रल सेल में किससे? पोलर न्यूक्लियाई से, और ये बनाता है प्री एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, या पीईसी भी बोल सकते हैं। बेसिकली एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। अब यहाँ में मेन बात समझने वाली जो है वो ये है कि मेल गैमेट की कंडीशन एन है, एग सेल की कंडीशन एन है, जिसकी वजह से जाइगोट की कंडीशन 2n हुई फर्टिलाइजेशन के बाद। वहीं पे जो सेकंड मेल गैमेट है इसकी कंडीशन एन है, पर सेंट्रल सेल जिसके पास पोलर न्यूक्लियाई है उसकी कंडीशन तो 2n है, जिसकी वजह से पीईएन जो बनता है वो क्या बनता है? 3n बनता है, और यही पीईएन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एंडोस्पर्म में। और ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे जाइगोट का खाना है। क्या है? जाइगोट का खाना है। बेसिकली अगर मैं ये बात बोल देता हूं कि एंडोस्पर्म को बनाया ही इसीलिए गया था जिससे जाइगोट उसको खा सके, तो बात गलत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो पहला फर्टिलाइजेशन हुआ, इस फर्टिलाइजेशन को हम बोल देते हैं सिनगैमी। क्या बोल देते हैं? सिनगैमी। वहीं पे ये दूसरा फर्टिलाइजेशन है, इसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं। अब क्योंकि सिनगैमी हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिया बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब समझ लो फर्टिलाइजेशन ही 2 बार हुआ। फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन क्या है? सिनगैमी। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन। बात क्लियर रहेगी? कोई परेशानी यहाँ तक नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या है। देखो, फर्स्ट मेल गैमेट मीट्स द oocyte, या जिसको हम बोल रहे हैं एग सेल। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बना है? जाइगोट बना है, जो कि 2n कंडीशन है। अ न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर बाद में नए प्लांट को बना सकता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। मतलब पहला जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या कहलाता है? सिनगैमी कहलाता है, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या है? डिप्लॉइड जाइगोट, है ना? चलो बेटा, अब चलते हैं
हमारे सेकंड फर्टिलाइजेशन पे, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन का दूसरा वाला पार्ट है, जो कि है क्या है, देखो द सेकंड मेल गैमेट मीट्स द सेकेंडरी न्यूक्लियस, या कह सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई, या इन अदर टर्म सेंट्रल सेल भी कहा जाता है। दिस प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड 3n एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सर्व एज फूड फॉर द सीड। सीड बेसिकली यहाँ पे सीड बोल जरूर है, सीड के अंदर प्रेजेंट क्या है, एम्ब्रियो ही तो प्रेजेंट है, और यही एम्ब्रियो किसको यूज करेगा, एंडोस्पर्म को एज अ फूड यूज करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कह देते हैं। बात क्लियर रहेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है बेटा जी, इसमें कुछ भी नहीं, इट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें प्लांट क्या करता है, मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दो बातें याद रखना, पहली बात तो क्या है, पहली बात ये है कि ये एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पर हम यहां पे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें होती है मिमिक्री, मिमिक्री ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मिमिक्री है वो ऐसी होती है कि इसमें सीड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड्स। जैसे कि एसेक्सुअल में कभी भी सीड्स नहीं बनने चाहिए थे, पर एपोमिक्सिस में बनते हैं क्योंकि वो मिमिक्री करता है। क्या करता है, मिमिक्री करता है, और इससे जो सीड्स बनते हैं उन सीड्स को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स। क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक सीड्स। देखो इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डायरेक्टली डिवाइड हो गया। It is a assured reproduction in the absence of pollinators such as in extreme environment, extreme environment में हो सकता है, और इससे जो सीड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम एपोमिक्टिक सीड। और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आजकल हाइब्रिडाइजेशन में, बेसिकली हाइब्रिड प्लांट्स के सीड्स बनाने में। वो कैसे सीड्स होते हैं, एपोमिक्टिक सीड। पर ये जो सीड्स होंगे एक्चुअली क्लोन ही होंगे, क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है, पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या है, द फ्रूट प्रोडक्शन। देखो पिछली बार क्या बना था, सीड्स बन गए थे बिना किसी फर्टिलाइजेशन, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के सीड्स बने थे वहां पे। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट प्रोडक्शन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। पर यहां पे एक बात याद रखना, सीड्स नहीं होंगे। याद करो वो फिल द ब्लैंक जहां बताया था, सीडलेस फ्रूट बनेगा यहां पे। जैसे कि एग्जांपल आपका बनाना और ग्रेप्स। बेसिकली द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी एंड दीस फ्रूट्स डू नॉट पोजेस सीड्स। ठीक है बेटा जी। एक लास्ट कंडीशन बची है हमारी, वो है पॉलीएम्ब्रियोनी। कौन सी कंडीशन, पॉलीएम्ब्रियोनी की। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। बेसिकली न्यूक्लियस सेल तो हम जानते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर प्रेजेंट थी, जो माइक्रोस्पोरेंजियम उसी से बन रही थी, तो वो न्यूक्लियस सेल कई बार कई सारे और एम्ब्रियोस क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन जनरेट हो जाती है। जनरली पाया जाता है सिट्रस फैमिली, सिट्रस फैमिली बोले तो आपकी लेमन होंगे, ऑरेंज हो गए, देखो उसमें कई सारे छोटे 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 फांके रहती है ना वो। एंड प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट एटसेट्रा। बात क्लियर रहेगी बेटा जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या है, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिल जाए किसी सीड्स में, और सबसे ज्यादा कॉमनली किसमें देखा जाता है, साइट्रस फैमिली में, राइस व्हीट में भी देखा जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, जो कि हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया भाई। हर एक बात हम कर चुके हैं, सारी बात कंफर्म कर चुके हैं। पर जाते जाते मैं सोच रहा हूँ छोटी सी बातें और पढ़ा देता हूँ। ये बातें हैं बेटा जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन की। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कंडीशन में होता क्या है, बेसिकली आपकी जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आपका जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो साइट था। ठीक है, और क्या होता है, ये दो मेन चीजें होती है, आपके पेटल्स गिर जाएंगे, सेपल्स गिर जाएंगे, आपका एंडोशियम डीजनरेट हो जाएगा, यानी ये सारी चीजें खत्म हो गई। मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जो कि फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ओवरी ही कन्वर्ट हुई है। पर इफ
किसी वजह से ओवरी के अलावा, क्या ओवरी के अलावा किसी ने फ्रूट्स बना दिया, तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जांपल एप्पल। एप्पल में कौन होता है? एप्पल में आपके थैलेमस, जो थैलेमस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फ्रूट्स में, इसलिए हम एप्पल को क्या बोलते हैं कि ये एक फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, अब इसके ऊपर सीड्स वाली बात भी कई सारी है, मोनोकॉट डाइकॉट सीड्स हैं, वो सारी हम डिफरेंसेस में भी कवर कर सकते हैं, उसको हम वहां पे कवर करेंगे। ठीक है बेटा जी, मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बेसिकली अब मैं आपसे मिलूंगा डायग्राम, डिफरेंसेस और कुछ न्यूमेरिकल लेके इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।